हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हुक्स लॉ और एलोंगेशन ऑफ बार्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ एजम्पशन पढ़ने हैं जो हमने हुक्स लॉ में यूज़ करते हैं। तो मेरा पहला एजम्पशन है मटेरियल इज़ लीनियरली इलास्टिक। मटेरियल मेरा कैसा होना चाहिए? लीनियरली इलास्टिक, मतलब जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इलास्टिक लिमिट तक लीनियर होना चाहिए। दूसरा मेरा एजम्पशन है मटेरियल इज़ होमोजीनियस। मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी इज़ कांस्टेंट इन एंटायर वॉल्यूम, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ आर इक्वल इन एंटायर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरी कोई भी मेटल की रॉड है या फिर कोई भी मटेरियल है, इसकी अगर डेंसिटी पूरे एंटायर वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो ये मेरा मटेरियल कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये मेरा मटेरियल कैसा हो जाएगा? नॉन होमोजीनियस। तो मेरा दूसरा एजम्पशन हुक्स लॉ के लिए क्या है कि मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा एजम्पशन हम देख लेते हैं, मटेरियल इज़ आइसोट्रॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों में सेम है तो मेरा मटेरियल कैसा है? आइसोट्रॉपिक। तो ये कुछ एजम्पशन है जो हमें हुक्स लॉ पढ़ने से पहले याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वुड इज़ ऑर्थोट्रॉपिक, प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वुड को हम कैसा मटेरियल मान के चलते हैं? ऑर्थोट्रॉपिक। पहला हमने पढ़ा आइसोट्रॉपिक। तीन तरह के मटेरियल होते हैं, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक। तो मेरा होमोजीनियस मटेरियल वो होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ एंटायर वॉल्यूम में कांस्टेंट रहें। आइसोट्रॉपिक वो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम रहे। और ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल वो होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का वुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्रिस्टल इज़ नॉन आइसोट्रॉपिक। जो हमारा क्रिस्टल रहता है वो कैसा रहता है? नॉन आइसोट्रॉपिक। इसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में डिफरेंट रहती है। नेक्स्ट हम हुक्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अंडर यूनी एक्सियल डायरेक्शनल लोडिंग स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम हुक्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? अंडर यूनी एक्सियल डायरेक्शन लोडिंग स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ध्यान देने वाली ये है कि यूनी एक्सियल लोडिंग है, मतलब मेरी लोडिंग क्या है? केवल एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर मेरी लोडिंग एक ही डायरेक्शन में है तो उस केस में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो हुक्स लॉ के स्टेटमेंट से आ गया मेरा स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? ई। और ई को बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये था मेरा हुक्स लॉ, स्ट्रेस बराबर ई स्ट्रेन। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हुक्स लॉ की सहायता से मुझे किसी भी बार में एलोंगेशन निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो ये मेरी एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार वो बार होती है जिसका एरिया कांस्टेंट रहता है। तो मेरा ये एक प्रिज्मेटिक बार है, इसमें मैंने पी लोड लगाया। तो इस पी लोड के कारण जो डेल्टा एल है एलोंगेशन वो कितना आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हुक्स लॉ से हमने देखा था स्ट्रेस बराबर ई स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को मैं पी बाई ए लिख सकता हूँ और स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से मेरा डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाता है पी एल अपॉन ए ई। यहाँ पर पी लोड है, एल लेंथ है, ए एरिया है और ई यंग्स मॉडुलस है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी बार में इलोंगेशन निकाल सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोड पी। ये तो हुई मेरी अगर प्रिज्मेटिक बार है। तो अगर स्टेप्ड बार है तो हम कैसे निकालेंगे? स्टेप बार के केस में हम इस बार को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फिर इन तीनों पार्ट में अलग अलग इस फॉर्मूले का यूज़ करके अलग अलग
एलोंगेशन निकाल लेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हुई अगर मेरी सर्कुलर टेपरिंग बार है तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो सर्कुलर टेपरिंग बार के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है 4PL/πe/d1/d2। इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं हुक्स लॉ लगा के, तो ये भी मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार है तो उसमें कैसे निकालेंगे, ΔL बराबर PL/ET log E B2/B1 और B2/B2 माइनस B1। B2 है मेरी जो बड़ी वाली बिड्थ है वो, और B1 है मेरी स्मॉल वाली जो बिड्थ है। P मेरा एक्सटर्नल लोड है और L इसकी टोटल लेंथ है। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ड्यू टू सेल्फ वेट। ये सब हम कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर जो हम इलोंगेशन कैलकुलेट कर रहे थे वो हम एक्सटर्नल लोड P के कारण कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम अगर देखें कि सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन आता है तो वो हम देख लेते हैं कि अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उस केस में सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ΔL बराबर Γ/L² गामा जो मेरी है वो होती है वेट डेंसिटी, गामा होती है मेरी वेट डेंसिटी, L है लेंथ, E है यंग्स मॉडुलस। तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है प्रिज्मेटिक बार के लिए सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन निकालने का। अगर मैं कोनिकल बार की बात करूं तो उस केस में एलोंगेशन का फॉर्मूला हो जाता है Γ/L²/6E। और अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन आ जाता है मेरा, ΔL इन कोनिकल बार इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ΔL इन प्रिज्मेटिक बार। ये मेरा रिलेशन आ जाता है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फिगर 1.13 शोज अ बार कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेंथ। ये फिगर मुझे दिया है क्वेश्चन में। इसमें एक बार है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट की लेंथ है 180 mm, सेकेंड पार्ट की लेंथ है 260 mm और थर्ड पार्ट की लेंथ है 160 mm। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट में मुझे क्या निकालनी है, स्ट्रेसेस निकालनी है। एंड टोटल एक्सटेंशन ऑफ बार, और इस बार में ये जो 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है इसके कारण कितना टोटल एक्सटेंशन आ रहा है। टेक E इक्वल टू 2 × 10⁵। अब मुझे गिवन क्या है, टोटल लोड गिवन है 40 किलो न्यूटन, तो इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 1000 न्यूटन। तो 1000 का इंटू कर दिया मैंने इसमें, तो न्यूटन में लोड आ गया। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन फर्स्ट पार्ट में कितना स्ट्रेस आ रहा है तो वो मैं निकाल लेता हूँ। तो स्ट्रेस का मेरा फॉर्मूला होता है फोर्स/एरिया। अब फर्स्ट पार्ट का मुझे डायमीटर यहाँ दिया है, तो डायमीटर दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा π/4d², क्योंकि सर्कुलर रॉड के लिए क्या एरिया होता है मेरा π/4d²। तो मैंने π/4d² लगा दिया। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेस मिल गया। सेम मैं सेकेंड पार्ट में स्ट्रेस निकाल देता हूँ पार्ट BC में। तो पार्ट BC में स्ट्रेस हो जाएगा मेरा P/A2। सेकेंड पार्ट के लिए मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा 20, तो मैं D की वैल्यू रखूँगा 20। तो मेरा सेकेंड पार्ट में स्ट्रेस आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट में मैं स्ट्रेस निकाल लूँगा P/A3। तो थर्ड पार्ट के लिए मेरा डायमीटर कितना दिया है 32.5 mm। तो 32.5 रख दिया D की जगह, तो ये हमारा थर्ड पार्ट में स्ट्रेस आ गया। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, टोटल एलोंगेशन। तो टोटल एलोंगेशन निकालने के लिए हमको इंडिविजुअल पार्ट में एलोंगेशन निकालना पड़ेगा और उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F1L1/E प्लस F2L2/E प्लस F3L3/E। तो इसको अगर मैं 1/E को बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/E F1L1 प्लस F2L2 प्लस F3L3। F मैं निकाल चुका हूँ, L1 L2 और L3 मुझे दिया है क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पर अगर L1 L2 L3 और F1 F2 F3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे टोटल एलोंगेशन मिल जाएगा, जो कि आएगा मेरा 0.0255 mm। अब हम एक और टाइप का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, अ बार कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm²। ये बार दी है जिसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है। पिछले दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए उसमें हमें डायमीटर दिया था, इसमें क्या दिया है एरिया। सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एज शोन इन फिगर।
पिछले क्वेश्चन में हमारा एक ही एक्सियल फोर्स लग रहा था, अब इस क्वेश्चन में हमारा हर पार्ट में अलग अलग एक्सियल फोर्स लग रहा है। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ। हमें टोटल चेंज इन लेंथ निकालनी है। ई दिया है हमारा 1.05। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है मुझे पॉइंट ए पर 50 किलो न्यूटन लोड दिया है, पॉइंट बी पर 80 दिया है, पॉइंट सी पर 20 और पॉइंट डी पर 10 किलो न्यूटन लोड दिया है। तो अगर मुझे इंडिविजुअल पार्ट में लोड निकालना है, पार्ट ए बी, बी सी और सी डी में, तो मैं क्या करूँगा, इस बीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। ये मेरा हुआ पार्ट ए बी, ये पार्ट बी सी और पार्ट सी डी। फिर मुझे इन पार्ट में इंडिविजुअल लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं पार्ट ए बी में जो मुझे लोड दिया है 50 का वो लगा दूंगा, और पार्ट डी में जो लोड दिया है वो मैं लगा दूंगा। तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए मेरा राइट साइड में भी कितना लोड जनरेट हो जाएगा, 50 का। सेम पार्ट सी डी में इस लोड को बैलेंस करने के लिए मेरा यहाँ कितना लोड जनरेट हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन का। अब हम लोड पार्ट बी सी में लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है 80 किलो न्यूटन का लोड और पॉइंट सी पर दिया है 20 किलो न्यूटन का लोड। तो मुझे इस पार्ट में लोड निकालने के लिए या तो मैं पॉइंट बी से निकाल लूँ या पॉइंट सी से निकाल लूँ, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो हम पॉइंट बी से लोड निकालते हैं। तो पॉइंट बी पर मुझे नेट लोड 80 किलो न्यूटन का चाहिए। क्लियर। इस 80 किलो न्यूटन के लोड में से अगर मैंने 50 किलो न्यूटन का लोड बाहर निकाल दिया, जो कि मैंने पार्ट ए बी में लगा दिया है, तो अब मुझे मेरे पास कितना नेट लोड बचा, तो 80 - 50 करेंगे तो जो नेट लोड 30 बचा वो कहाँ आ जाएगा, पार्ट बी सी में। तो मेरा पार्ट बी सी में कितना लोड आ गया, 30 किलो न्यूटन। और कैसा लोड आया है, कंप्रेशन। इस 30 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी कितना लोड आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। इसको मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी से क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, मेरे पास पार्ट सी डी में 10 किलो न्यूटन लोड पॉइंट सी पर राइटवर्ड लग रहा है और 30 किलो न्यूटन लोड पार्ट बी सी में लेफ्टवर्ड लग रहा है। तो मेरे पास अगर इन दोनों में से मैं कैलकुलेट करूं तो नेट लोड कितना आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन का लेफ़्ट की तरफ। तो ये जो 20 किलो न्यूटन लोड आ गया, यही मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था। तो मेरा क्रॉस वेरीफाई हो गया कि मैंने जो ये लोड कैलकुलेट किया है 30 किलो न्यूटन वो सही है। अब हमारे पास लोड की इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इंडिविजुअल एक्सटेंशन निकाल सकते हैं तीनों पार्ट में। तो हम सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एक्सटेंशन ऑफ पार्ट ए बी। तो ए बी में मेरा लोड आया था 50 किलो न्यूटन, तो 50 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया, मैंने वैल्यू रख दी। L1 की वैल्यू मुझे 600 mm दी थी, पुट कर दी। एरिया मुझे 1000 mm² दिया है, वो पुट कर दिया, और ई की वैल्यू पुट कर दी। तो मेरा पार्ट ए बी में नेट जो एक्सटेंशन आ गया कितना आ गया, 0.2857। और यहाँ पर लोड टेंसाइल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा एक्सटेंशन आएगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। वहीं पर अगर मैं पार्ट बी सी में देखूँ तो लोड कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव। तो इस कंप्रेसिव लोड के कारण जो पार्ट बी सी है उसमें एक्सटेंशन ना होके कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब हम पार्ट बी सी में देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बी सी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डेल्टा ही निकालना है, तो डेल्टा का फॉर्मूला P2L2/AE। P2 की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की थी 30 किलो न्यूटन, तो 30 × 1000 × L2 का लेंथ मुझे दी है 1000 mm, और एरिया मुझे दिया है, और ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो मेरा पार्ट बी बी में क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकंड पार्ट में मेरा पार्ट बी सी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। अब पार्ट सी डी की बात कर लेते हैं। तो सी डी में भी कैसा लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो इस पार्ट में भी क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो हम पार्ट सी डी में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन।
पी की वैल्यू मेरी 10 आई थी, तो 10 इंटू 1000 अपॉन L3 की वैल्यू मुझे 1200 दी है, तो मैंने 1200 पुट कर दी, एरिया पुट कर दिया और ई की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा ये पार्ट सी डी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। अब मुझे नेट चेंज इन लेंथ देखनी है, तो जो एक्सटेंशन है उसको मैं पॉजिटिव लूँगा और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको नेगेटिव लूँगा। तो एक्सटेंशन की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली, कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव ली, तो मेरा नेट चेंज कितना आ गया, -0.1143। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इस बीम में नेट कॉन्ट्रैक्शन आया है, और कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है, 0.1143 mm का। तो दैट इज़ डिक्रीज इन लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन लेंथ। तो मेरी इस बार में कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है, 0.1143 mm।